हेलो गाइस, मेरा नाम है गुलफशा और आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के इतिहास के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट अध्याय प्राचीन भारत के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, इससे पहले हम पुरातात्विक स्रोत पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा उसका रिवाइज करा देती हूँ। पुरातत्व का अर्थ होता है, पुरा का अर्थ होता है पुरानी और तत्व का अर्थ होता है वस्तु। यानी पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करके जो हम अपने इतिहास के बारे में जानते हैं उसे हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, जिन्हें हम खुदाई के द्वारा बाहर निकालते हैं और फिर उसका अध्ययन किया जाता है और उसके उसके माध्यम से जो भी हम अपने इतिहास, अपनी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं उन्हें हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं गाइस? सिक्के हो गए, मूर्तियां हो गई, अभिलेख, चित्रकला, स्मारक, अवशेष, ये सब क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं साहित्यिक स्रोत की परिभाषा क्या है। देखिए, वे लिखित रचनाएं जिनसे हमें भारत या विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत। गाइस, मैंने यहाँ पर बहुत सिंपल भाषा का यूज किया है ताकि आपको समझ में आए। वह लिखित रचनाएं, कोई रचना है वो लिखित रूप में है, ठीक है, और उससे क्या है? हमें भारत या पूरे विश्व, भारत या विश्व के इतिहास, भारत या विश्व के बीता हुआ कल, हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। उसे हम क्या कहेंगे? साहित्यिक स्रोत। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ते देखिए गाइस। साहित्यिक स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला हो जाता है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य गाइस वो साहित्य जो धर्म के आधार पर लिखा गया और उससे हमें जानकारी मिलती हो किसकी? अपने इतिहास की, ठीक है। और लोक साहित्य जो लोगों द्वारा लिखा गया हो, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य क्या होते हैं। देखिए, वेद धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है। सबसे पहले वेद। ऋग्वेद विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तकों में से एक है, ठीक है। जो हमारा ऋग्वेद है ना, ये विश्व दुनिया की सबसे सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है। वेदों की टोटल संख्या क्या है गाइस? 4 है। वेदों की टोटल संख्या 4 है और उन 4 वेद के नाम क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। आ सकता है क्वेश्चन। ऋग्वेद में देवताओं की क्या मिली है? हमें स्तुतियां मिली है। इन वेदों से हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। जो ये वेद है ना, इससे हमें बहुत पुराने समय के भारत के बारे में जानकारियां मिली हैं। अगला है गाइस महाभारत। देख लेते, देखिए महाभारत। महाभारत विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य, विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है। जो हमारा महाभारत है ना, ये विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य में से एक है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की। महाभारत की रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास ने की। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है गाइस। जो महाभारत है ना, इसे पंचम वेद भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम। शुरू में इसमें 8,800 वेदों की संख्या थी। जो वेदों की संख्या है ना, शुरू में महाभारत में कितनी थी? 8,800। लेकिन गाइस ये धीरे धीरे बढ़ गई, धीरे धीरे बढ़कर कितनी हो गई? 24,000, जिसके कारण इसे भारत कहा गया। इसमें न्याय, चिकित्सा, शिक्षा तथा विस्तार पूर्ण वर्णन है। जो इसमें जो न्याय है, चिकित्सा है और शिक्षा है, इसका वर्णन है। गाइस, आज के समय में अगर हम शिक्षा की बात करें तो हम विद्यालय, आज के समय में तो वैसे ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है तो हम मोबाइल या लैपटॉप से अपनी कक्षाएं ले रहे हैं, है ना। नहीं तो अगर ऑनलाइन ना चले, ऑफलाइन चले, तो हम घरों में, मतलब विद्यालय के अंदर बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन पुराने समय में गाइस क्या होता था? गुरु होते थे और वो पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाते थे। तो हमें ये किससे पता चलता है? पुस्तकों में लिखी हुई है ये बात। इनसे पता चलता है कि पुराने समयों में पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाया जाता था, ठीक है। उस समय चिकित्सा कैसी थी? आज के टाइम पे हॉस्पिटल्स वगैरह बने हुए, लेकिन उस टाइम पे हॉस्पिटल्स नहीं होते थे गाइस। उस टाइम पे पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से ही वहां की जो चिकित्सा है वो कर दी जाती थी। न्याय, आज के समय में कोर्ट कचहरी है ना। तो हम जाते हैं न्याय के लिए, कहाँ पर जाते हैं? कोर्ट कचहरी के लिए। लेकिन गाइज उस टाइम पे जो न्याय होता था वो कौन करता था? राजा। राजा द्वारा न्याय किया जाता था। जैसे यहाँ पर आज के टाइम पे जज होते हैं ना, उस टाइम राजा द्वारा न्याय किया जाता था। देखिए गाइज, अगर महाभारत नहीं होता, महाभारत नहीं होता तो हमें द्रौपदी के बारे में नहीं पता चलता, है ना, कि कैसे उनके साथ क्या क्या चीजें हुई। गाइज आप सब द्रौपदी के बारे में तो जानते ही होंगे।
5 पांडवों की बीवी द्रौपदी। गाइस इसमें क्या हुआ था कि जो पांडव है ना वो शादी करके द्रौपदी को अपने घर लेके गए, और उनकी माँ का जो मुंह है ना वो मतलब पल्ली तरफ को था, उन्होंने देखा ही नहीं। तो वो बोले माँ देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए। उन्होंने बोला, उनकी माँ ना बोलती थी हमेशा कि जो भी है तुम पांचों भाई आपस में बांट लो। ठीक है, अब उनकी माँ ने यही कह दिया कि तुम पांचों भाई आपस में बांट लो इसको। तो अब उस टाइम पे क्या होता था गाइस, माँ ने एक बात कह दी तो वो क्या है, पत्थर की लकीर बन गई, पत्थर की लकीर बन गई। अब ऐसा ही हुआ, उनकी माँ ने कहा तुम पांचों भाई आपस में इसको बांट लो। अब क्या हुआ, द्रौपदी तब से पांचों भाई की बीवियां बन गई। तभी से उनका नाम क्या पड़ गया, 5 पांडव की पत्नी द्रौपदी। ठीक है, अब उनकी माँ ने पलट कर देखा, बोली वो ये क्या हुआ, ये क्या बोल दिया मैंने। लेकिन अब बोल दिया तो बोल दिया, लाइक पत्थर की लकीर हो गई। अब गाइस इसमें आपने ये भी देखा होगा, पढ़ा होगा कि द्रौपदी को जुए में हारा गया था। द्रौपदी को पांडवों द्वारा जुए में हारा गया था। ठीक है, तभी से गाइस उस टाइम पे क्या हुआ था, स्त्री का अपमान हुआ था गाइस। ठीक है, स्त्री का अपमान हुआ था, तब क्या हुआ था, महाभारत छिड़ गई थी। तो गाइस स्त्री का कभी अपमान मत कीजिएगा, अगर आपने स्त्री का अपमान कर दिया तो महाभारत छिड़नी है। ठीक है गाइस, आई होप महाभारत आपको समझ में आई होगी। तो देखिए, अब पढ़ते हैं हम उपनिषद। उपनिषद उपनिषद का काल क्या है, 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, उपनिषद का क्या काल है, 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। उप का अर्थ क्या होता है, उप का अर्थ होता है समीप, और शद का अर्थ होता है बैठना। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस जिस विद्या या जिस पढ़ाई को गुरु के पास बैठकर लिया जाता हो या अर्जित किया जाता हो उसे हम उपनिषद कहेंगे। जिस विद्या का ज्ञान, कोई हम मान लीजिए ये विद्या है और इस विद्या का ज्ञान हम गुरु के पास बैठकर ले रहे हैं, तो उस विद्या को हम क्या कहेंगे, उपनिषद कहेंगे। ठीक है, इससे भी हमें बहुत चीज का पता चलता है। जैसे मान लीजिए ये गुरु है, ये शिष्य है, इसने इनसे ज्ञान ले लिया। ठीक है, अब इन्होंने वही ज्ञान किसी और को दे दिया। ठीक है, अब इसने फिर वही ज्ञान किसी और को दे दिया। ऐसे करते करते क्या हुआ गाइस, धीरे धीरे जो प्राचीन ज्ञान था वो आधुनिक ज्ञान में परिवर्तित हो गया। प्राचीन ज्ञान था, इस गुरु ने इधर दिया, इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, ऐसे करते करते वो ज्ञान बढ़ता गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम रामायण। देखिए, रामायण रामायण के बारे में आप सभी ने सुना होगा। रामायण से हमें राम के काल के बारे में पता चलता है। ठीक है, आज जो हम राम के काल के बारे में जानते हैं वो किससे जानते हैं, रामायण की पुस्तक से जानते हैं। इसे महर्षि, एक मिनट गाइस, इसे महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन आ सकता है, याद कर लीजिएगा। इसमें हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार राम को वनवास जाना पड़ा, और भी बहुत सारी चीजें हैं गाइस। देखिए, आपने ये पता ही होगा कि राम को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। किस लिए, क्योंकि जो दशरथ थे उनकी बीवी थी, नाम मुझे पता नहीं है पक्का, सुमित्रा या केकई ऐसी कुछ था। तो उनकी बीवी ने क्या बोला कि अपने पुत्र भरत को सिंहासन पे बिठाना है। उनको ना एक मतलब उन्होंने कुछ करा था, तो उनको ना जो दशरथ थे उन्होंने ये वचन दिया था कि आप जो भी मांगोगे हम उसको देंगे। तो उन्होंने बोला अभी नहीं, वक्त आने पर मांगूंगी मैं। इसकी कहानी आप पढ़ लीजिएगा, इसकी एक स्टोरी है। ठीक है, अब जब राम को सिंहासन पर बिठाना था, राजा का पद देना था, तो उस दिन जो वो उनकी बीवी थी उन्होंने क्या कहा कि राम नहीं बैठेगा, मेरा बेटा भरत बैठेगा इस पे। तो अब उन्होंने अपना वचन का पालन किया। ठीक है, आपका बेटा भरत बैठ जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने एक शर्त और रख दी, क्योंकि 2 वचन मिले थे उनको, मतलब 2 वरदान मिले थे कि आप 2 वरदान मांग सकते हो मुझसे। और दूसरा उन्होंने मांग लिया कि राम को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। तो वो उनके पापा ने कहा ठीक है, उनके पापा का मन तो था नहीं। जब राम गए थे तो उनके पापा बीमार भी पड़ गए थे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब राम थे, वो क्या थे, जी मान लिया उन्होंने भी, ठीक है हम चले जाएंगे। तो वो 14 साल के लिए वनवास चले गए। 14 साल के लिए वनवास गए, उनके साथ गए लक्ष्मण, और सीता भी चले गए उनके साथ वनवास। फिर जब वो 14 साल के वनवास से वापस लौटे तब दिवाली मनाई जाती है, ये भी आपको पता ही होगा। तो गाइस ये सब हमें कहाँ से जानकारी मिली, इन सब की जो जानकारी मिली है हमें, ये कहाँ से मिली है, रामायण। अगर रामायण नहीं होती तो हमें इस सब के बारे में जानकारी कैसे मिलती गाइस, ऐसा नहीं है नहीं मिलती, लेकिन थोड़ी बहुत
मतलब कम मिलती। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य, इसमें क्या है, जो बौद्ध धर्म के लोग थे ना, बौद्ध धर्म में हमें बहुत से पिटक मिले हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में हमें बहुत से पिटक मिले हैं, जैसे त्रिपिटक, बुद्ध की शिक्षाओं का ज्ञान। त्रिपिटक के अंदर भी अलग अलग पिटक थे, उसमें बुद्ध की शिक्षाओं का ज्ञान और भी बहुत कुछ संकलन था। ठीक है, इस साहित्य में हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म में क्या था, कैसे था। ठीक है, वो क्या पहनते थे, किसे मानते थे, या कैसे रहते थे। ठीक है, कैसा जीवन था उनका, है ना, क्या खाते थे, उन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है किसमें, बौद्ध साहित्य में। बौद्ध द्वारा लिखा गया साहित्य, बौद्धों द्वारा लिखा गया साहित्य, इसमें हमें क्या मिलते हैं, बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य में हमें जैन लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, जैसे कुछ लेख मिले हैं, आचार, मीमांसा, परिशिष्ट, पर्वन, भमवती सूत्र और कल्प सूत्र, ये कहाँ मिले हैं हमें, ये जैन धर्म में मिले। तो गाइस सिंपल सी भाषा है, बौद्ध धर्म वो जिनमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी, जिन साहित्य से हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिली हो, और जैन साहित्य जिन साहित्यों से हमें जैन धर्म के बारे में जानकारी मिली हो। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, अब देख लेते हैं लोक साहित्य। लोक साहित्य सेकंड पार्ट है ये। लौकिक साहित्य के अंतर्गत अंदर ऐतिहासिक अर्ध ऐतिहासिक तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। इससे राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के रूपरेखा स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है। इस साहित्य से क्या होता है, जो सांस्कृतिक इतिहास है ना, और जो राजनीतिक इतिहास है, इनके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। ठीक है, अब देख लेते कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के बारे में जहां तक है आप जानते होंगे कि कौन थे वो। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख, जो ऐतिहासिक रचना है ना, उसमें सबसे पहले उल्लेख किसका मिलता है, अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य काल के प्रसिद्ध दरबारी राजनीतिज्ञ, पुरोहित व प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। गाइस अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि कौटिल्य कौन थे। कौन थे कौटिल्य, राजनीतिज्ञ, पुरोहित व प्रधानमंत्री थे। किसके थे, चंद्रगुप्त मौर्य काल के। ठीक है, एक प्रसिद्ध दरबारी भी थे। ठीक है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। इस ग्रंथ में मौर्यकालीन इतिहास, राजनीति के ज्ञान का विवरण मिलता है। जो ये ग्रंथ है ना अर्थशास्त्र, इसमें जो मौर्य काल था उसके राजनीतिक ज्ञान का विवरण मिलता है। ठीक है, इससे चंद्र मौर्य का शासन व्यवस्था का पता चलता है। जो चंद्र मौर्य का शासन व्यवस्था थी कैसी रही होगी, वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र से पता चल जाता है कि चंद्र मौर्य काल की शासन व्यवस्था कैसी थी। इसमें राज्य की उत्पत्ति, राज्य कैसे उत्पन्न होता था, ठीक है, उसका संगठन कैसे होता था, उसकी सुरक्षा कैसे की जाती थी, सुरक्षा के उपाय दिए जाते थे। ठीक है, राजा के अधिकार क्या क्या थे, उनके कर्तव्य क्या क्या थे, मंत्रियों व अधिकारियों की नियुक्ति कैसे की जाती थी। जैसे अगर मान लो कोई मंत्री हमें बनाना है या कोई अधिकारी हमें बनाना है, तो उनको नियुक्त करना पड़ेगा, है ना। तो उनकी नियुक्ति कैसे की जाती थी। जैसे अभी तो हमारी सोसाइटी के ऑडिशंस चल रहे हैं ना, तो हमें कोई व्यक्ति लेना है, तो हम उस व्यक्ति को किस आधार पर लेंगे, तो वही है। ठीक है, किस आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती थी। नियम, सामाजिक संस्थाओं, आर्थिक क्रियाकलापों इत्यादि की जानकारी मिलती है। क्या नियम रहे होंगे, कैसी आर्थिक व्यवस्था थी, है ना। इन सब के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ठीक है, और कौन सा काल के बारे में मिलती है, मौर्य काल के बारे में या चंद्रगुप्त काल के बारे में। ठीक है, अब देखिए कुल्हड़ की राज्यत गिणी। कुल्हड़ की राज्यत गिणी, इसकी रचना कश्मीरी लेखक कुल्हड़ ने की, जिसके नाम पर इनका यही पड़ गया। ठीक है, ने की 12वीं शताब्दी में, जो हमारी 12वीं शताब्दी थी, इसमें आदि काल से लेकर 1151 मतलब 1151 ईसा पूर्व तक के कश्मीर में प्रत्येक शासक के काल
की घटनाओं का क्रम अनुसार विवरण दिया गया है। अर्थात इसमें कश्मीर का इतिहास है। जो कुल्हड़ की राज्यगत गिणी है ना, इसमें क्या है, कश्मीर का इतिहास है। कश्मीर कैसा था, ठीक है, आदिकाल में कश्मीर कैसा था, उसको पूरा पूरा क्रमबद्ध क्रमबद्ध कह दिया मैंने, क्रमबद्ध तरीके से विवरण हमें किसमें मिलता है, कुल्हड़ की राज्यगत गिणी। अब देखिए पाणिनि की अष्टाध्यायी, ठीक है, इसकी रचना पाणिनि द्वारा की गई। कौन सी शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, ठीक है, और इसी के नाम पे ये पड़ गया, ठीक है, की गई थी। यह एक व्याकरण ग्रंथ था। कैसा ग्रंथ था, व्याकरण ग्रंथ था। इसमें मौर्य काल से पहले का इतिहास है। जो मौर्य काल है ना हमारा, उससे पहले का इतिहास है। जाहिर से 9वीं शताब्दी में लिखा गया है तो मौर्य काल से पहले का इतिहास मिलता है। बल्लाल चरित। अब बल्लाल चरित क्या है, आनंद भट्ट के बल्लाल चरित से बंगाल में कोई सैन वंशी होंगे, बल्लाल सैन के इतिहास पर प्रकाश डालता है। सैन वंशी शासन बल्लाल सैन के इतिहास पर प्रकाश डालता है। जो बल्लाल चरित साहित्य है, इससे क्या है, बंगाल सैन वंशी शासक बल्लाल सैन के इतिहास पर प्रकाश डालता है, ठीक है। अब देख लेते पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई शाकंभरी चौहान के वंश के शासक पृथ्वीराज थर्ड। ये ना गाइस, जो ये है ना, ये नाम देते हैं ताकि इससे याद रहे कि कौन सा था। जैसे फर्स्ट दे दिया है ना, सेकंड दे दिया, थर्ड दे दिया, ऐसे इनका नाम है पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है। का दरबारी कवि व सामंत था। चंद्र बरदाई शाकंभरी के चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज थर्ड का दरबारी कवि व सामंत था। इसमें पृथ्वीराज थर्ड का जीवन चरित्र मिलता है। जो पृथ्वीराज थर्ड है ना, उनका जीवन चरित्र मिलता है किसमें, पृथ्वीराज रासो में, ठीक है, चरित्र मिलता है। इसमें पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के संघर्ष का पूरा वर्णन मिलता है, ठीक है। जो पृथ्वीराज रासो है ना, इसमें पृथ्वीराज व मोहम्मद गोरी के संघर्ष का पूरा वर्णन मिलता है। अब देखते हैं लास्ट, जयानक की पृथ्वीराज विजय। इसमें हमें चाहमान राजवंश की जानकारी मिलती है। जो ये साहित्य है जयानक की पृथ्वीराज विजय, इसमें हमें क्या मिलता है, जो चाहमान राजवंश है, इनकी पूरी जानकारी मिलती है। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आई नो गाइज, नीचे की जो लाइन है उसमें थोड़ा रुकी हूँ क्योंकि उसकी कुछ हिंदी ऐसी है, बड़ी मुश्किल सी थी। तो गाइज खैर उसको छोड़िए। आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और कुछ कमी रह गई हो इसमें तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।